बसंत किसी काम से सुबह सुबह ही शहर जाने के लिए निकल पड़ा था, लेकिन फिर भी वापस लौटते लौटते उसे रात हो ही गई थी और वो अब तक अपने घर नहीं पहुंचा था। वो तेज़ी से अपनी बाइक को चलाते हुए अपने घर की ओर बढ़ा जा रहा था कि अचानक से सामने देखकर वो अपनी बाइक को रोक देता है। अपनी बाइक पर बैठे हुए ही बसंत सामने देखते हुए कहता है, ओह नहीं, ये क्या? सामने रास्ते पर तो इतना बड़ा वृक्ष गिरा हुआ है। इस रास्ते के एक तरफ विशाल चट्टान है तो दूसरी तरफ खाई है। ना ही मैं अकेले इतने विशाल वृक्ष को रास्ते से हटा सकता हूँ और ना ही मैं अकेले बाइक को उठाकर वृक्ष को पार कर सकता हूँ। अब मैं क्या करूँ? घर वापस कैसे जाऊँ? एक काम करता हूँ, अपनी पत्नी शांति को कॉल करके बता देता हूँ कि मुझे घर पहुँचने में देर हो जाएगी। इतना कहकर बसंत अपने पॉकेट से अपना मोबाइल निकालता है और अपनी पत्नी को कॉल करने लगता है, लेकिन नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से शांति को कॉल नहीं लगता है। तो बसंत मुंह बनाते हुए अपने आप से कहता है, ओहो, एक तो तेज़ बारिश की वजह से पहले ही मुझे वापस लौटने में काफ़ी देर हो गई है और ऊपर से आंधी तूफान की वजह से रास्ते पर इतना बड़ा वृक्ष भी गिरा पड़ा हुआ है और अब तो मोबाइल में ये नेटवर्क प्रॉब्लम भी हो रही है। मेरे अलावा यहाँ पर और कोई है भी नहीं और मुझे भी यहाँ रुककर अपना और समय नहीं गंवाना चाहिए। कुछ पीछे वापस जाने से चट्टान के दूसरे तरफ जो जंगल वाला रास्ता है, मुझे उसी रास्ते से अब वापस घर जाना चाहिए। इतना कहकर बसंत मोबाइल को पॉकेट में वापस रख देता है और अपनी बाइक को स्टार्ट करके वापस पीछे की ओर मुड़ाकर जंगल के रास्ते की ओर बढ़ने लगता है। जंगल के सुनसान रास्ते को बसंत आधा पार कर चुका था कि तभी उसे जोरों से पत्तियों के सरसराहट की आवाज़ सुनाई देती है। तो वो अपनी बाइक को रोक देता है और बाइक पर बैठे हुए ही इधर उधर देखने लगता है कि पत्तियों की सरसराहट की आवाज़ कहाँ से आ रही है। तभी उसकी नज़र पास के एक वृक्ष पर जाती है जिसकी पत्तियाँ ज़ोरों से सरसराहट की आवाज़ के साथ हिले जा रही थीं। वो वृक्ष बहुत घना था, जिस वजह से बसंत बस इतना देख पा रहा था कि वृक्ष की पत्तियाँ ज़ोरों से हिल रही हैं, लेकिन वे पत्तियाँ किस वजह से इतना हिले जा रही थीं, ये वो नहीं जान पाया था। बसंत वृक्ष को देखते हुए हैरानी के साथ कहता है, इस वृक्ष की पत्तियाँ इतने ज़ोरों से हिल क्यों रही हैं, अभी जाकर देखता हूँ। इतना कहकर बसंत अपने बाइक से नीचे उतरता है और उस वृक्ष की ओर जाने लगता है जिस वृक्ष की पत्तियाँ सरसराहट की आवाज़ के साथ हिले जा रही थीं। उस वृक्ष के पास पहुंचकर बसंत नीचे खड़े रहकर ही ऊपर की ओर देखते रहता है। उसे ऊपर सिर्फ घने पत्ते ही हिलते हुए दिख रहे थे। बसंत ऊपर देख ही रहा था कि तभी अचानक से उसे किसी लड़की की आवाज़ सुनाई देती है, तुम उधर क्या देख रहे हो? मैं तो इधर हूँ। बसंत उस ओर देखने लगता है जिस ओर से लड़की की आवाज़ सुनाई दी थी। बसंत देखता है कि एक औरत उसी वृक्ष के ऊपर के एक डाल पर बैठी हुई है जो उसे ही घूरे जा रही है। उस औरत को देखते से ही बसंत समझ गया था कि वो औरत एक भूतनी है और बसंत तुरंत वहां से भागकर अपनी बाइक की ओर जाने लगता है। वृक्ष के डाल पर बैठी औरत भाग रहे बसंत को देखते हुए कहती है, अरे तुम अकेले कहाँ चल दिए? मुझे भी तो अपने संग ले चलो। बसंत बिना पीछे मुड़े अपनी बाइक के पास पहुंचकर बाइक स्टार्ट करता है और फुल स्पीड में बाइक को चलाकर वहां से भाग जाता है। डर के मारे बसंत की हालत इतनी खराब हो गई थी कि उसका दिल जोरों से धड़कने लग गया था। वो पसीने से लथपथ हो गया था। उसके चेहरे पर डर को साफ साफ देखा जा सकता था। जंगल पूरा पार कर लेने के बाद बसंत को कुछ राहत सा महसूस होता है और उसे अपना गांव भी नजर आने लग गया था। वह अब थोड़ा रिलैक्स होकर बाइक चला रहा था। तभी उसकी नज़र अपने बाइक के आईने पर पड़ती है और वो आईने में देखता है कि उसके बाइक पर उसके पीछे ही वो भूतनी औरत बैठी हुई है और वो उसे आईने में देखकर मुस्कुराए जा रही है। बसंत तुरंत पीछे मुड़कर देखता है, लेकिन उसके पीछे उसके बाइक पर कोई नहीं बैठी हुई थी। बसंत वापस सामने मुड़कर बाइक के आईने में देखने लगता है तो इस बार आईने में उसके अलावा और कोई नहीं दिखता है। बसंत इधर उधर सब तरफ अपनी नज़रें दौड़ाकर देखता है, लेकिन उसे कोई भी नहीं दिखता है।
तो फिर वो अपनी बाइक स्टार्ट करके अपने घर की ओर जाने लगता है। अपने घर के पास पहुंचते से ही बसंत तुरंत बाइक से उतरकर अपने घर के बंद दरवाजे के पास जाता है। फिर बसंत ज़ोर ज़ोर से दरवाजे को खटखटाते हुए और साथ ही अपनी पत्नी को पुकारते हुए आवाज़ लगाने लगता है। अपने पति की आवाज़ सुनकर शांति पल भर में ही दरवाजे को खोल देती है। दरवाजे के खुलते ही बसंत हड़बड़ाते हुए घर के अंदर घुस जाता है और एक नज़र दरवाजे से बाहर देखता है, फिर झट से दरवाजे को बंद कर देता है। बसंत की हालत को देखते हुए उसकी पत्नी शांति उससे पूछती है, क्या हुआ जी, सब ठीक तो है ना? आप इतना घबराए और डरे हुए से क्यों हैं? बसंत हड़बड़ाते हुए ही अपने पत्नी से कहता है, तुम पहले कमरे में चलो, मैं तुम्हें सब बताता हूँ। इतना कहकर बसंत अपनी पत्नी शांति को लेकर कमरे में चला जाता है और उसके साथ घटित घटना के बारे में अपनी पत्नी को सब कुछ बता देता है। सारी बातें सुनने के बाद शांति बसंत से कहती है, हाँ, अमावस्या और पूर्णिमा की रात को शैतानी शक्ति यहाँ ज़्यादा शक्तिशाली हो जाती है और इसीलिए आज सुनसान जंगल के रास्ते में आपको अकेला पाकर वो भूतनी आपको परेशान कर रही थी। खैर, अब आप उस भूतनी की चिंता मत करिए और जाकर हाथ पैर धो लीजिए, तब तक मैं आपके लिए खाना लगाती हूँ। बसंत शांति की बात मानकर हाथ पैर धोने चला जाता है, फिर खाना खाकर सोने चला जाता है। कुछ देर बाद जब शांति करवट बदलकर अपने पति की ओर देखती है तो वो दंग रह जाती है। उसका पति बिस्तर पर पीठ के बल सीधा लेटा हुआ था, लेकिन वो पूरा पसीने से लथपथ था। उसके चेहरे पर के डर को साफ साफ देखा जा सकता था। बसंत बिना हिले डुले बस बड़ी बड़ी आंखें करके अपने छाती की ओर देखे जा रहा था। शांति बसंत को हिलाते हुए उससे पूछती है, क्या हुआ जी, आपको क्या हो गया? आप इतना डर क्यों रहे हैं और आप अपने सीने की ओर ऐसे क्यों देखे जा रहे हैं? बसंत हिलना डुलना तो चाहता था और शांति के सवालों का जवाब भी देना चाहता था, लेकिन वो चाहकर भी ना ही अपने जगह से हिल पा रहा था और ना ही कुछ बोल पा रहा था। शांति अपने पति को हिलाते हुए उससे सवाल पूछे जा रही थी, लेकिन अब भी बसंत अपने जगह पर से टस से मस तक नहीं हो रहा था। तभी अपने आप बसंत के सीने पर से खून बहने लग जाता है। शांति कुछ कहने ही वाली थी कि तभी उसकी नज़र आईने पर जाती है और वो आईने में देखकर शॉक्ड ही रह जाती है। वो आईने में देखती है कि उसके पति के ऊपर एक बहुत ही डरावनी प्रेत आत्मा बैठी हुई है। ये देखकर शांति जोर से चीखना तो चाहती थी, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति ने उसे भी उसके पति की तरह बांध रखा हो, जिस वजह से शांति चाहकर भी ना ही चिल्ला पा रही थी और ना ही अपने जगह पर से हिल पा रही थी। बेबस लाचार सी शांति बस एकटक नज़रों से आईने में देखे जा रही थी और उसकी आंखों से आंसू की धारा बहते चली जा रही थी। और इधर बसंत के ऊपर बैठी प्रेत आत्मा अपने तेज लंबे नाखूनों से बसंत के सीने को फाड़ देती है और उसमें से उसका दिल खींचकर बाहर निकाल लेती है। बसंत का शरीर फड़फड़ाने लग जाता है, लेकिन वो दर्द से चीख भी नहीं पा रहा था। इधर प्रेतात्मा कच कच की आवाज़ के साथ बसंत का दिल खाने लग जाती है। ये सब होता हुआ देखकर शांति तो बेहोश ही हो जाती है और जब वो होश में आती है तो सुबह हो चुकी थी और उसका पति बिस्तर पर मरा पड़ा था। शांति तुरंत आईने में देखती है, लेकिन अब उसे आईने में कोई भी प्रेतात्मा नहीं दिख रही थी। वो प्रेतात्मा अपना शिकार करके वहाँ से जा चुकी थी।